ऑडियो 10 पुस्तक केचुआ खाद वर्मी कल्चर संदर्शिका वर्मी कंपोस्टिंग मैनुअल। लेखक रचनात्मक प्रकोष्ठ शांति कुंज हरिद्वार। चैप्टर 7 कंटिन्यूड। अध्याय 7 जारी। पेज 53। शीर्षक भारी मात्रा में कंपोस्टिंग हेतु केचुओं की संख्या में अभिवृद्धि। विशेष प्रकार के ऑर्गेनिक वेस्ट की वर्मी कंपोस्टिंग के लिए चयन की गई प्रजाति और प्राप्त केचुओं न्यूक्लियस कल्चर की संख्या को बढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है। यह केवल प्रारंभिक चरण में आवश्यक होता है। एक बार शुरू हो जाने पर वर्मी कंपोस्ट के पृथक्कीकरण से प्राप्त हुए केचुए ही अगली बार के ऑर्गेनिक वेस्ट के लिए उपयोग होते रहते हैं। 1 टन वेस्ट की वर्मी कंपोस्टिंग के लिए लगभग 1 किलोग्राम केचुओं की आवश्यकता होती है। औसत साइज के लगभग 1000 केचुओं का वजन 1 किलोग्राम होता है। केचुओं की संख्या को तेजी से बढ़ाने के लिए पशुओं के गोबर, काउडंग व कंपोस्ट का मिक्सचर तथा इस पर ढकने के लिए सड़े भूसे अथवा घासों का अच्छा आच्छादन मल्चिंग के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कोई सस्ता पोषक पदार्थ जैसे ऑयल केक्स, धान, गेहूं अथवा चना की भूसी इसमें डाल देने से केचुओं की वृद्धि दर में तेजी आ जाती है। केचुओं की बढ़ती सघनता पॉपुलेशन डेंसिटी से वृद्धि दर घटती है। इससे बचने के लिए बड़े पात्र जिसमें काफी स्थान हो का उपयोग करना चाहिए। यूड्रिलस यूजेनी प्रजाति आइसिनिया फेटिडा की तुलना में सघनता से अधिक प्रभावित होती है। एक अन्य अनुमान के अनुसार 1 घन फुट फीडिंग मटेरियल के लिए औसतन 200 केचुए पर्याप्त होते हैं। डॉक्टर राधाडी काले के प्रायोगिक शोध के अनुसार 2 फीट गुने 1.5 फीट गुने 2 फीट 6 घन फुट साइज का टैंक यूड्रिलस यूजेनी के 1000 से 1500 तक, आइसिनिया फेटिडा व पेरियोनिक्स एक्सेवेट्स के 3000 से 5000 तक वयस्क केचुओं के लिए पर्याप्त है। आइसिनिया फेटिडा व पेरियोनिक्स एक्सेवेट्स से भिन्न यूड्रिलस यूजेनी की बढ़वार व प्रजनन दर केचुओं की संख्या पॉपुलेशन डेंसिटी से नियंत्रित होती है। जब केचुए भीड़ की स्थिति में होते हैं तो साइज में छोटे रहते हैं तथा कम संख्या में कोकून पैदा करते हैं। रहने की क्षमता कैरिंग कैपेसिटी बहुत कम 0.18 ग्राम केचुआ प्रति सेंटीमीटर है। जब इन केचुओं को पर्याप्त खाना व स्थान मिलता है तो अभिवर्धन तेजी से होता है, परंतु जैसे ही उपलब्ध स्थान में संख्या बढ़ जाती है, बढ़वार व उत्पत्ति घट जाती है। तीनों प्रजातियों में आइसिना फेटिडा व पेरियोनिक्स एक्सेवेट्स संख्या का दबाव पॉपुलेशन प्रेशर काफी अधिक सीमा तक सहन कर सकती है। उनकी मात्रा, वजन, बायोमास प्रोडक्शन 3 से 6 माह में 40 से 90 गुना तक बढ़ सकता है। बारंबार केचुओं की निकासी फ्रीक्वेंट हार्वेस्टिंग ऑफ अर्थवर्म्स संख्या के दबाव को घटाती है तथा उनकी संख्या में निरंतर बढ़वार के लिए सहायक होती है। यह पाया गया है कि गेहूं की भूसी, चने का छिलका अथवा उसका पाउडर एवं नीम की खली का मिलाना यूड्रिलस यूजेनी की प्रजनन क्षमता को बढ़ाता है। शीर्षक ऑर्गेनिक व्यर्थ पदार्थों की वर्मी कंपोस्टिंग हेतु तैयारी। केचुओं के लिए भोजन सामग्री का तैयार करना, फीड प्रिपरेशन वर्मी कंपोस्टिंग के लिए एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। सड़न गलनशील ऑर्गेनिक व्यर्थ पदार्थों बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक सॉलिड रिफ्यूज को अगलनशील पदार्थों कांच, धातु, प्लास्टिक आदि से अलग कर लेना चाहिए तथा जितना संभव हो सके तोड़ फोड़ कर छोटा कर लेना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो चेफ कटर से काटकर अथवा डंडों से पीटकर बारीक किया जा सकता है। ऐसा करने से सरफेस एरिया बढ़ जाने के कारण माइक्रो ऑर्गेनिज्म व केचुओं की क्रियाशीलता में तेजी आ जाती है और कंपोस्टिंग प्रक्रिया भी तेजी से होती है। यदि ऑर्गेनिक वेस्ट कास्ट, लकड़ी युक्त, वुडी, कम नाइट्रोजन तत्व वाला है तो इसे हरी पत्तियों अथवा गाय के गोबर के साथ मिला लेना चाहिए।
इसी प्रकार यदि वेस्ट सामग्री अधिक नाइट्रोजन युक्त है तो इसे अधिक कार्बन युक्त ऑर्गेनिक वेस्ट जैसे लकड़ी का बुरादा की उपयुक्त मात्रा के साथ मिला देना चाहिए। वर्मी कंपोस्ट में पोषक तत्वों न्यूट्रिएंट कंटेंट की मात्रा इस्तेमाल किए गए आधारीय ऑर्गेनिक वेस्ट पर निर्भर करती है। सभी प्रकार के उपलब्ध ऑर्गेनिक वेस्ट को फीड तैयार करते समय इस प्रकार के उपयुक्त मिश्रण के रूप में तैयार किया जा सकता है ताकि वांछित कंपोजिशन का वर्मी कंपोस्ट प्राप्त हो सके। यह ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण बात है कि केंचुए ताजे ऑर्गेनिक पदार्थों को नहीं खा सकते हैं, अतः वांछित परिणामों के लिए ऑर्गेनिक पदार्थ को डिकम्पोजिशन के प्राथमिक रूप में रहना चाहिए। फीड मटेरियल में आसानी से पाचन योग्य सामग्री की कुछ मात्रा का प्रावधान सूक्ष्म जीवों माइक्रोब्स की सक्रियता बढ़ाता है। विघटन डिकम्पोजिशन प्रारंभ करता है और इस प्रकार इसे केंचुओं की सक्रियता के लिए तैयार करता है। ऑर्गेनिक वेस्ट को केंचुओं के लिए स्वादिष्ट पैलेटेबल बनाने का सरल तरीका यह है कि फीड सामग्री को उसके 10% वजन के बराबर गाय के गोबर स्लरी के रूप में के साथ मिलाया जाए। बायोगैस स्लरी का उपयोग सर्वोत्तम है। यदि पूर्व से तैयार किया गया वर्मी कंपोस्ट उपलब्ध है तो इसकी थोड़ी मात्रा मिलाई जा सकती है। इसमें डिकम्पोजिशन को तेजी से प्रारंभ करने की क्षमता वाले लाखों सूक्ष्म जीव मौजूद रहते हैं। इस मिश्रित ऑर्गेनिक व्यर्थ में पानी छिड़क कर फावड़े या कस्सी से अच्छी तरह इस प्रकार मिला दिया जाए कि नमी का स्तर 40% के लगभग हो जाए। अब इसे 1 फुट मोटी सतह में फर्श पर छाया में फैला दें और 15 से 20 दिन तक सूक्ष्म जीवों की सक्रियता व प्राथमिक डिकम्पोजिशन के लिए छोड़ दें। नमी का वांछित स्तर बनाए रखने के लिए आवश्यकता अनुसार पानी का छिड़काव करते रहें। इस अवधि में फीडिंग मटेरियल को 2 से 3 बार उलट पलट दें ताकि उसमें वायु का संचार हो जाए और डिकम्पोजिशन में पैदा हुई गर्मी निकल जाए। विघटन की प्रारंभिक प्रक्रिया में 60 से 70 सेंटीग्रेड तक तापमान पहुंच जाता है जो केंचुओं के लिए हानिकारक है। 2 से 3 सप्ताह बाद यह सामग्री केंचुओं के इस्तेमाल योग्य हो जाती है। निम्न कुछ तथ्य भी इस क्रम में ध्यान देने योग्य हैं। ऑर्गेनिक वेस्ट में मिक्स करने के लिए पानी की मात्रा इस्तेमाल किए जा रहे वेस्ट की प्रकृति पर निर्भर करती है। यदि प्रयोग की जा रही ऑर्गेनिक वेस्ट की अधिकांश मात्रा सब्जियों व फलों के वेस्ट के रूप में है तो इसके लिए बहुत पानी की आवश्यकता नहीं होगी। वैसे भी इस प्रकार के वेस्ट को आंशिक रूप से सूखी स्थिति में ही उपयोग करने की प्राथमिकता रहनी चाहिए, क्योंकि डिकम्पोजिशन की प्रक्रिया के दौरान इस प्रकार की वेस्ट सामग्री अपना पानी छोड़ती है। अतः डिकम्पोजिशन के लिए समुचित नमी 40% को रेगुलेट करना आवश्यक है। जब कृषि व्यर्थ प्रयोग किया जाए तो प्रारंभिक डिकम्पोजिशन में तेजी लाने के लिए इसे गाय के गोबर की स्लरी के साथ मिक्स अवश्य किया जाए। कंपोस्टिंग के लिए मुर्गियों की विष्ठा के अतिरिक्त किसी भी जानवर का वेस्ट प्रयोग किया जा सकता है। यदि पोल्ट्री वेस्ट इस्तेमाल करना है तो यह केवल बायोगैस स्लरी के रूप में प्राप्त वेस्ट ही हो सकता है। प्रयोगों से मुर्गी का वेस्ट केंचुओं के लिए हानिकारक पाया गया है। डॉक्टर राधाडी काले। यदि किसी अन्य एग्रो इंडस्ट्री का वेस्ट इस्तेमाल करना है तो उसके साथ कुछ प्रतिशत में गाय के गोबर की मात्रा केंचुओं को जिंदा रखने तथा दिए गए कार्बनिक वेस्ट को भोजन सामग्री के रूप में स्वीकार कर लेने के लिए आवश्यक है। यदि पौधों व जानवरों के वेस्ट के अतिरिक्त कोई प्रोसेस किए हुए कार्बनिक वेस्ट को प्रयोग करना है तो केंचुओं को धीरे धीरे नई माध्यम सामग्री पर अपने को ढाल लेने, अडॉप्ट करने तथा स्वीकार कर लेने के लिए इसे गाय के गोबर अथवा पौधों के वेस्ट के साथ भिन्न भिन्न अनुपातों में मिलाकर देना चाहिए। सब्जी आदि के वेस्ट में यदि किसी कीट के प्रकोप होने तथा उसके अंडे लार्वे होने का अंदेशा है तो नीम आधारित किसी कीटनाशक रसायन का आधा लीटर घोल प्रति 5 से 10 किलो व्यर्थ पदार्थ की दर से डिकम्पोजिशन से पूर्व छिड़काव कर उपचार कर सकते हैं।
छिड़काव करने के बाद पदार्थ को पलटकर 12 घंटे छोड़ दें। पदार्थ में उपस्थित कीटों पर छिड़काव की प्रक्रिया हो जाने पर धीरे धीरे कीट मरने लगते हैं। यदि नहीं तो तीसरे दिन इसी प्रकार एक और छिड़काव करें। यदि नीम आधारित कीटनाशक नीम बेस्ड इंसेक्टिसाइड रसायन उपलब्ध नहीं है तो नीम के फल अर्थात निमोली जमा करके अपना रसायन बनाया जा सकता है। इसके लिए फलों को सुखाकर गिरी निकाल लें। 200 ग्राम नीम की गिरी को पीसकर कपड़छन करने के लिए कपड़े में बांध दें। तत्पश्चात किसी बर्तन में आधा लीटर पानी ले लें तथा 24 घंटे के लिए पानी में डुबा कर निचोड़ दें। ऐसा लगभग 10-12 बार करें। इस प्रकार तैयार घोल से कंपोस्टिंग माध्यम में कीटों की रोकथाम के लिए उपरोक्तानुसार उपचार करें। शीर्षक: वास्तविक वर्मी कंपोस्टिंग प्रक्रिया व उसका प्रबंधन। एक्चुअल वर्मी कंपोस्टिंग प्रोसेस। वर्मी कंपोस्टिंग हेतु बेड तैयार करने की कई विधियां हैं। वर्मी कंपोस्ट बनाने का उद्देश्य व स्तर तथा अपनी रुचि एवं स्थिति के अनुसार किसी भी विधि को अपनाया जा सकता है। इन विधियों का विवरण आगे पृष्ठ संख्या 63 पर दिया गया है। जिस विधि से भी वर्मी कंपोस्ट बनाना है उसके अनुसार वर्मी कंपोस्ट बेड तैयार कर उसमें 1 किलो प्रति टन वेस्ट की दर से केचुए छोड़ दिए जाएं और कंपोस्टिंग के लिए आवश्यक प्रबंधन किया जाए ताकि ऐसा माइक्रो वातावरण उत्पन्न हो सके जो कि केचुओं व वायुवीय सूक्ष्म जीवों के समुचित विकास, संवर्धन, गुणन एवं सक्रियता के लिए उपयुक्त है। कंपोस्टिंग बेड को पूरी तरह आंशिक गले हुए भूसा घास, केले के पत्तों अथवा भीगे जूट के बोरों से आच्छादित मल्च कर देना चाहिए। बेड पर नियमितता से आवश्यकतानुसार पानी का छिड़काव किया जाए ताकि नमी का स्तर लगभग 40% बना रहे। सतही भक्षी सरफेस फीडर होने के कारण केचुए ऊपर से नीचे की ओर खाना प्रारंभ करते हैं और कास्ट को बेड की ऊपरी सतह पर एकत्र करते जाते हैं। शीर्षक: वर्मी कंपोस्ट का अलग करना। पहला, वर्मी कंपोस्ट बनने की पहचान। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया जा चुका है कि वर्मी कंपोस्ट बनाने वाले केचुए सतही केचुए होने के कारण सतह पर सक्रिय होते हैं। ये फीडिंग मटेरियल पर ऊपर से भक्षण प्रारंभ करते हैं तथा शनय शनय नीचे जाते हैं। अतः ऊपर का व्यर्थ पदार्थ पहले वर्मी कंपोस्ट में बदलता है। वर्मी कंपोस्ट बनने पर यह दुर्गंध रहित, बारीक, दानेदार तथा गहरे रंग के ह्यूमस जैसे पदार्थ में बदल जाता है। ऊपरी सतह पर सूखी चाय की पत्ती की तरह पड़ा प्रतीत होता है। देखने में काला तथा हाथ घुमाकर छूने में हल्का व भुरभुरा लगता है। यदि फीडिंग मटेरियल को बेड में छोटी छोटी शंकु आकार एक दूसरे से सटी हुई ढेरी में डाला गया है तो यह काफी कुछ समतल हुआ जैसा प्रतीत होने लगता है। शीर्षक: वर्मी कंपोस्ट बनने की अवधि। वर्मी कंपोस्ट बनने के लिए अपेक्षित आवश्यक समय वर्मी कंपोस्टिंग के लिए इस्तेमाल किए गए आधारीय वेस्ट सामग्री पर निर्भर करता है। कठोर व लिग्निन सेलुलोज युक्त ऑर्गेनिक पदार्थों के लिए अधिक समय लगता है। प्रथम चरण में सामान्यतः लगभग 60 से 70 दिन में वर्मी कंपोस्ट तैयार हो जाता है। तदुपरांत केवल 40 से 50 दिन में भी तैयार हो सकता है। यह केंचुओं की संख्या, माध्यम फीडिंग मटेरियल की उपयुक्त अवस्था तथा वर्मी स्टेबलाइजेशन नामक प्रक्रिया पर निर्भर करता है। केंचुओं की सक्रियता, क्रियाशीलता में सहज व सामान्य अवस्था आ जाना वर्मी स्टेबलाइजेशन कहलाता है। किसी माध्यम में केंचुओं को छोड़ने के थोड़े समय बाद यह अवस्था आ जाती है एवं केंचुए नए माध्यम पर अपने को एडजस्ट कर लेते हैं।